आप ना कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी किताबें पढ़ लें, पूरे साल स्टडी करें, अलग अलग क्लासेस में पढ़ें, अलग अलग टीचर्स से पढ़ें, लेकिन जब तक आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं आ सकता पेपर को हल करने का। साथ ही आपको प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं इस बात का पैटर्न भी तभी पता चलता है जब आप पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न पत्रों को हल करते हैं। सो इसी कड़ी में मैं श्रीकांत पांडे अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और मैं आपके लिए लेकर आया हूं अनसॉल्व के सॉल्यूशन जो मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं। चूँकि हम लोग यहाँ पर पिछले वीडियोज़ में 2 सेट्स सॉल्व कर चुके हैं और तीसरे सेट का ये थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है, जीजे रसायन विज्ञान का है और इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं आज। आइए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो बच्चों, ये जो है छठवें के का तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे पिछले वीडियो में। आज हम लोग सॉल्व करेंगे छठवें के का अथवा। इसमें ये प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को कारण सहित समझाइए। इसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं और इसके आपको एक्सप्लेनेशन देने हैं कि क्या कारण है इस तरीके से ऐसा होता है। तो चलिए पहला शुरू करते हैं। पहला इन्होंने पूछा है कि ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्रिया करता है। ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह क्रिया करता है, 1 अंक का प्रश्न है। तो ओजोन चूंकि बहुत आसानी से नवजात ऑक्सीजन बनाता है, ओजोन जो होती है बहुत आसानी से नवजात ऑक्सीजन देती है, इसलिए यह प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको प्रश्नों के उत्तर समझाते जा रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व करते जा रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने क्या किया है, आप लोगों के लिए इसका एक सॉल्यूशन बनाया है और इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में इसकी PDF फाइल बना के डाल दी है। यहाँ पर आप समझ लीजिए, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है प्रश्न का हल क्या है, उसका सॉल्यूशन मैंने आपको वहाँ पर दे दिया है। वहाँ पर जाकर आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसका हल ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा और आपको पहुँचाऊँगा अलग सेपरेट वीडियो के माध्यम से। तो अब इसका दूसरा पार्ट है, I2 से ICl अधिक क्रियाशील है। तो I2 से ICl अधिक क्रियाशील क्यों होता है? देखिए जो अंतर हैलोजन यौगिक होते हैं, अंतर हैलोजन यौगिक में जो एक्स डैश बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड हैलोजन जो सेम परमाणु होते हैं उनकी तुलना में कमजोर होता है। देखिए ये जो बॉन्ड है, जैसे ICl की बात कर रहे हैं, ICl का बॉन्ड I2 के बॉन्ड से ये कमजोर है। तो सीधी सी बात है, जो बॉन्ड कमजोर होगा वो आसानी से टूट जाएगा और जब आसानी से टूट जाएगा तो जो बॉन्ड जिनके आसानी से टूट जाते हैं तो वो क्रियाशील ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसमें यही लिखना है कि चूंकि अंतर हैलोजन यौगिकों के जो बॉन्ड होते हैं वो कमजोर होते हैं सेम हैलोजन परमाणुओं के बीच बने बॉन्ड की तुलना में, इसलिए I2 से ICl की क्रियाशीलता अधिक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने सॉल्व करके दे दिया और रिटन में भी दे दिया है, उसको आप देख सकते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। अब इन्होंने पूछा है तीसरा, HF की तुलना में HCl प्रबल एसिड है। HF की तुलना में HCl प्रबल एसिड है। देखिए अगर एक धागा लें, मान लीजिए एक इतना बड़ा धागा है और एक इतना बड़ा धागा है, अगर तोड़ने की कोशिश करें तो कौन जल्दी टूट जाएगा? ऑब्वियसली जो बड़ा धागा होगा वो आसानी से टूट जाएगा, राइट। अब इसमें भी अगर हम देखें तो HF जो बॉन्ड होगा इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी और HCl की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो अधिक होगी। तो देखिए जिसकी बॉन्ड लेंथ अधिक होगी उसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा, राइट, और जो बॉन्ड जल्दी टूटेगा वो आसानी से H+ आयन को त्याग देगा और H+ आयन त्यागने की प्रक्रिया ही अम्लीय प्रवृत्ति का द्योतक होता है। तो जो आसानी से H+ आयन त्यागेगा वो प्रबल एसिड है। क्योंकि HF की तुलना में HCl आसानी से प्रोटॉन त्यागता है। क्यों त्यागता है? क्योंकि उसका बॉन्ड बड़ा होता है, जल्दी टूट जाता है, इसलिए HCl एक प्रबल एसिड है, राइट। चलिए अब बात इन्होंने करी है SbH3 की तुलना में BiH3, स्टीबीन की तुलना में बिस्मुथीन अधिक प्रबल अपचायक है। क्यों? देखिए यहाँ पर भी बात हो गई, अपचायक कौन होते हैं? जो आसानी से हाइड्रोजन त्यागें,
जो आसानी से हाइड्रोजन त्यागेंगे तो उनका क्या हो जाएगा, खुद का तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, लेकिन वो दूसरे का क्या कर देंगे, अपचयन कर देंगे। अब इसमें SbH3 की तुलना में BiH3 अधिक अपचायक है। उसका कारण ये है कि BiH3 जो है वो SbH3 की तुलना में कम स्थायी है, यानी SbH3 अधिक स्थायी है और BiH3 कम स्थायी है। तो जो अधिक स्थायी होगा वो आसानी से हाइड्रोजन निकालेगा नहीं, और जो कम स्थायी होगा वो आसानी से हाइड्रोजन निकालेगा। यही कारण है कि BiH3 चूंकि आसानी से हाइड्रोजन त्याग देता है, इसलिए SbH3 की तुलना में अधिक अपचायक है। इसी में AsH3 आर्सीन जो होता है वो और कम अपचायक होता है, यानी स्टेबिलिटी जो हाइड्राइड की होती है इनके आर्सीन बिस्मुथीन, आर्सीन स्टेबीन और बिस्मुथीन में ऊपर से नीचे तक स्टेबिलिटी घटती है। तो ऊपर से नीचे तक स्टेबिलिटी जब घटती है तो सीधी सी बात है उनकी अपचायक क्षमता भी बढ़ती जाती है। स्टेबिलिटी घटने का मतलब आसानी से हाइड्रोजन त्यागेंगे और उनकी अपचायक क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे की बात करें। हीलियम को गोताखोरी के उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। देखिए, हीलियम एक हल्की गैस होती है और नाइट्रोजन भारी गैस होती है। हल्की होने के साथ साथ इसकी जो रक्त में घुलनशीलता होती है वो कम होती है, और नाइट्रोजन की घुलनशीलता रक्त में अधिक होती है। नाइट्रोजन ज़्यादा आसानी से रक्त में घुल जाती है। तो जब गोताखोर अंदर जाते हैं पानी में, अगर नाइट्रोजन होगी तो वो रक्त में घुल जाएगी, ज़्यादा घुल जाएगी, और जब हम ऊपर आएंगे तब नाइट्रोजन तेज़ी से बाहर निकलेगी, जिससे क्या होता है, शरीर में ऐंठन होने लगती है, और अगर लंबे समय तक हम पानी में रहें और बाहर निकलें तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। यही कारण है कि हल्की होने के कारण और रक्त में अल्प विलेय होने के कारण गोताखोरी में ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मुझे लगता है इतनी चीज समझ में आसानी से आ गई होगी। अब छठवें का जो खा पार्ट है उसमें कह रहे हैं कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या है, इनके क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, और एल्कोहलों के विरचन की कोई 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होते हैं? वे एल्कोहल जिनमें एक OH समूह होता है, वे एल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। मोनो का मतलब एक हुआ, ठीक है। और अब जैसे CH3OH है, मेथिल एल्कोहल, C2H5OH, ये सारे क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो गया, इसके बाद उन्होंने पूछा इनके क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं। तो इनके क्वथनांकों के ऊंचे होने का जो कारण है वो इनके अणुओं के बीच पाए जाने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इनके जो अणु होते हैं इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। यही कारण है कि इनके जो क्वथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं। भाई ये बॉन्ड तो है ही, अगर इनके अणुओं के बीच में इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसको अगर हमें बॉन्ड को तोड़ना है, भाई जब ये अणु जो है अलग अलग हो जाएंगे तभी तो वाष्प के रूप में परिवर्तित होंगे। जब उबलेगा तो वाष्प के रूप में परिवर्तित होंगे, तो ये तभी तो होंगे जब हमें सारे बॉन्ड इनके तोड़ने पड़ेंगे, एक एक अणु को अलग अलग करना पड़ेगा। तो इसके अणु आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। जो भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं उनके अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसकी वजह से उनको तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो अतिरिक्त ऊष्मा जब हमें देनी पड़ेगी तो ऑब्वियसली उनके क्वथनांक यानी वो उच्च ताप पर उबलेंगे और उनके क्वथनांक ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बात उन्होंने करी है कि एल्कोहलों के विरचन की कोई 2 विधियां लिखी है। तो बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, बहुत सारी चीज़ों से एल्कोहल बनाए जाते हैं। उनमें से एक ये है कि अगर एल्किल हैलाइड का हम जलीय NaOH के साथ अभिक्रिया करवा दें, एल्किल हैलाइड की जलीय NaOH के साथ अगर अभिक्रिया करा दें तो हमें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। कैसे? देखिए, ये है कोई एल्किल हैलाइड RX, जहाँ R किसी एल्किल ग्रुप जैसे CH3 है, C2H5 वगैरह को प्रदर्शित कर रहा है, और X क्या है, कोई हैलोजन है ClBrI। इसकी हम अभिक्रिया NaOH के साथ करवाएंगे और कैसा है, जलीय NaOH। अगर जलीय NaOH के साथ अगर हम इसकी अभिक्रिया करवा दें तो ROH प्लस NaX, ये इसका सामान्य समीकरण हो गया। अगर हम यहाँ पर C2H5 ले लें और X के स्थान पर हम ले रहे हैं Br, X के स्थान पर क्या ले रहे हैं, Br,
और इसकी अगर हम जलीय NaOH से क्रिया कराएं तो देखिए क्या होगा, ये NaBr बन जाएगा और साथ में एथिल एल्कोहल, तो C2H5 ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बन गया एथिल एल्कोहल और प्लस NaBr। तो ये तो एक विधि हो गई मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की। तो जैसा हम एल्कोहल लेंगे, जैसा एल्किल समूह लेंगे, वैसा ही हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर CH3 ले लेते हैं तो हमें मेथिल एल्कोहल मिल जाएगा। दूसरा क्या है, एस्टरों का अगर हम क्षारों के द्वारा जल अपघटन करें तो हमें एक एल्कोहल और एक अम्ल लवण प्राप्त होता है। तो ये भी एल्कोहल को बनाने की एक विधि है। कैसे, जैसे मान लीजिए ये कोई एस्टर है RCOOR-, इसका अगर हम NaOH के द्वारा अभिक्रिया करवाएं तो क्या बन जाएगा, RCOO Na और R-OH। तो ये RCOONA प्लस R-OH, इस तरीके से हमें एल्कोहल मिल जाता है। ये हमारी दूसरी विधि हो गई एल्कोहल को बनाने की। अगर कोई सामान्य समीकरण की बात करें तो हम ले रहे हैं CH3COO C2H5, इसका नाम है एथिल एसीटेट। ये एस्टर है, इसकी हम NaOH से क्रिया करा दे रहे हैं तो क्या मिलेगा जाके, CH3COONA, एक तो सोडियम एसीटेट हो गया ये, और प्लस C2H5OH, ये हो गया एथिल एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वे होते हैं जिनमें एक OH समूह होता है, ठीक है। इसके बाद इनके अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए इनके क्वथनांक उच्च होते हैं। और बनाने की दो विधियों के समीकरण यहाँ पर हमने लिख दिए। साथ ही इसको कैसे लिखा जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, जहाँ पर PDF फाइल में हमने सॉल्व करके डाल दिया है। ओके, आप चाहो तो वहाँ जाके देख सकते हो, राइट। अब है छठवें के खाका अथवा। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देने, अभिक्रियाएं हैं पूछी गई हैं। सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कॉपर पर प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है। देखिए, एल्कोहल, अगर तुम एल्कोहल की बात करोगे तो एल्कोहल की वाष्प को अगर गर्म कॉपर पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करते हैं तो विहाइड्रोजनीकरण होता है, यानी उससे हाइड्रोजन निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है आइसोप्रोपिल अल्कोहल की। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल ये होता है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को अगर हम कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन नहीं निकलता है, जल निकल जाता है। यानी OH यहाँ से निकल जाता है और H यहाँ से निकल जाता है, H2O निकल जाता है, तो बनता है CH3CH। अब ये इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH2 प्लस H2O, और ये आपकी बनेगी प्रोपीन। तो कहने का मतलब ये है कि जब आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर पर प्रवाहित करते हैं तो उसका निर्जलीकरण हो जाता है, जल का एक अणु उससे निकल जाता है और प्रोपीन बनती है। लेकिन अगर सामान्य अल्कोहल की बात करें तो उसकी वाष्प को अगर हम कॉपर पर प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन निकलती है, विहाइड्रोजनीकरण होता है और एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। अगला है फिनॉल को ठंडे व तनु HNO3 के साथ अभिकृत कराते हैं। तो देखिए, इसको और इसको एक साथ करते हैं। ये पिछले सेट में भी हम करवा चुके हैं, जो पहला सेट था अनसॉल्व का, उसमें आप देखिएगा जा करके, हम लिंक दे देंगे, उसमें ही करवा चुके हैं। चूँकि इम्पोर्टेंट है तो एक बार फिर से करवाए दे रहे हैं। देखिए, फिनॉल आपका होता है ये C6H5OH। अब इसको हम दो अभिक्रियाएं करवा रहे हैं, एक तो ठंडे व तनु HNO3 के साथ और दूसरी सांद्र HNO3 के साथ। तो जब ठंडे व तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, डाइल्यूट HNO3 और कोल्ड, तो ये क्या होता है, आर्थो और पैरा डायरेक्टिव होता है।
तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का मिश्रण हमें मिलता है। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है और ये पैरानाइट्रोफिनॉल है। ठीक है, अब जब यही अभिक्रिया हम कब करवाते हैं? सांद्र HNO3 के साथ। जब यही सांद्र HNO3 के साथ करवाते हैं तो हमें उत्पाद मिलता है पिक्रिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें पिक्रिक अम्ल मिलता है। पिछले सेट में ये हम करवा चुके हैं। ये है पिक्रिक अम्ल। अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। कहने का मतलब ये है कि जब ठंडे व तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ हम फिनॉल को गर्म करेंगे तो हमें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल का मिश्रण मिलेगा। और जब हम यही गर्म व सांद्र के साथ करेंगे जाके तो हमें 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल यानी कि पिक्रिक अम्ल मिलेगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछले सेट में हम इसको करवा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हमने आपको बता दिया है। अब तीसरा जो पार्ट है, थर्ड पार्ट, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड और फोर्थ हो गया, ये वाला सेकंड है और ये वाला फोर्थ है। अब है आपका थर्ड पार्ट। इसमें इन्होंने कहा है एथिल अल्कोहल की वाष्प को एल्यूमिना पर 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करते हैं तो उससे जल का एक अणु निकल जाता है। अगर यही हम 300 डिग्री 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करते तो हमें क्या मिलता? एल्कीन मिलती, यानी एक ही अल्कोहल से जल का अणु निकल जाता। लेकिन यहाँ पर 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्यूमिना पर प्रवाहित कर रहे हैं तो दो अल्कोहल के अणुओं से एक जल अणु निकलेगा और हमें ईथर मिलेगा। कैसे? देखिए, C2H5OH, एक एथिल अल्कोहल ये रहा, दूसरा एथिल अल्कोहल इसको उल्टा लिख ले रहे हैं, HOC2H5। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया? उल्टा लिख दिया। अब ये जो है एल्यूमिना पर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित की जा रही है? 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो देखिए, इससे जल का एक अणु निकल जाएगा और जल का एक अणु जब निकल जाएगा तो हमें मिलेगा C2H5O, C2H5 प्लस H2O। इसको हम लोग कहते हैं डाई एथिल ईथर। यहां तक ये आपका तीसरा भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये बचा है आपका आखिरी, एथिल अल्कोहल को I2 व NaOH के साथ गर्म करते हैं तो आइडो फॉर्म बनता है। ये अभिक्रिया हेलो फॉर्म अभिक्रिया भी कहलाती है, लेकिन चूंकि इसमें आइडो फॉर्म बनता है तो इसको हम आइडो फॉर्म अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो कैसे क्रिया होगी? देखिए, ये लिया हमने एथिल अल्कोहल, ये लास्ट है आपका पांचवा एथिल अल्कोहल, C2H5OH प्लस आयोडीन प्लस NaOH। तो ये आपका बनेगा CHI3। ये हो गया आइडो फॉर्म। ये क्या हो गया? आइडो फॉर्म। ठीक है, इसके साथ में प्लस में क्या बनेगा? 5NaI प्लस HCOONA, यानी सोडियम फार्मेट बना, NaI बना और प्लस साथ में आपका बनेगा H2O, 5H2O। इस तरीके से हमारा ये
प्रश्न कंप्लीट हो गया। देखिए अब है 7वें का पार्ट, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ये क्वेश्चन हम लोग जो है पिछले सेट में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में जल्दी से। देखिए जो हेलो एल्केन्स होते हैं उनकी जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को हटाकर स्वयं जुड़ जाता है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो दो क्रियाविधि के थ्रू होती हैं। एक होता है SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शन, यानी SN2 अभिक्रिया के द्वारा क्या होता है, यह अभिक्रिया दो कोटि की होती है, सेकेंड ऑर्डर, और द्वितीय कोटि के होने के साथ साथ ये केवल एक पद में होती है और इसमें दो अणु अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करते हैं, इसलिए ये द्वितीय कोटि की होती है। और इसमें एक मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था होती है। इसमें नाभिक स्नेही का जुड़ना और नाभिक स्नेही का पहले से जो लगा हुआ है उसका हटना, यानी कि एक का जुड़ना और हटना एक साथ होता है, एक स्टेप में होता है। देखिए जैसे मान लीजिए ये एल्किल हैलाइड है और ये आपका नाभिक स्नेही है, तो ये जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये पद होगा स्लो और इधर से नाभिक स्नेही ये जुड़ रहा होगा और इधर से ये हैलोजन परमाणु हट रहा होगा। तो ये इसकी संक्रमण अवस्था होती है, संक्रमण अवस्था। और अगले पद में ये हट जाता है और नाभिक स्नेही इसमें जुड़ जाता है। ये SN2 क्रियाविधि है। SN2 अभिक्रिया विधि के द्वारा सामान्यतः प्राथमिक एल्किल हैलाइड का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है, यानी कि प्राथमिक हेलो एल्केन्स की जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वो SN2 के द्वारा होती हैं। और SN1 की खासियत क्या है, SN1 फर्स्ट ऑर्डर की होती है और दो पदों में होती है, दो पदों में। इसमें अपकारक पदार्थ का केवल एक अणु अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप होता है वह जो है स्लो होता है। और ये जो है, ये जो SN2 अभिक्रिया होती है ये टर्सरी एल्किल हैलाइडों में सुगमता पूर्वक होती है। जैसे ये टर्सरी एल्किल हैलाइड है तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले कार्बोनियम आयन बनेगा, सबसे पहले इसमें कार्बोनियम आयन बनेगा। ये पद आपका होता है स्लो। तो ये आपका कार्बोनियम आयन बन गया। ये मध्यवर्ती आपका होता है, राइट। इसका बाद जो दूसरा स्टेप होता है सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है और तेजी से एल्कोहल बना देता है प्लस OH माइनस। ये NaOH से क्रिया करवा रहे थे तो ये OH माइनस के ऊपर अटैक करेगा और उत्पाद बना देगा। ठीक है, इसको हमने नोट्स में लिख के भी लिंक में डाल दिया है, ठीक, वहाँ से जाके आप लिख लीजिएगा। इससे पहले का अगर आपने सेट सॉल्व करे होंगे, हमारे वीडियोस देखे होंगे, तो आपको ये दोबारा से समझ में आ गया होगा, राइट। अब इसका अथवा है कन्वर्जन कैसे प्राप्त करेंगे, केवल समीकरण दीजिए। देखिए जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत पता है किससे थी, इन कन्वर्जन से। क्यों, इनमें केवल समीकरण लिखना, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता और पूरे नंबर मिलते हैं, समझ रहे हो। तो इनके ऊपर अगर आप अभ्यास करेंगे, हालांकि आपके पास चॉइस है, आप चाहें तो कोई भी पार्ट कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्जन और जो रिएक्शंस होते थे, ऑर्गेनिक के रिएक्शन करने में जो मज़ा आया भाई साहब,
वो इनऑर्गेनिक में उतना नहीं आता। इसमें अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं तो बड़ी आसानी रहती है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 ब्यूटीन से 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये क्या है, हमें पता चल गया कि मार्कोनिकॉफ नियम है। कैसे, देखिए पहला है 1 ब्यूटीन, तो हमें 1 ब्यूटीन का सूत्र पता है, CH डबल बॉन्ड CH3। यह आपकी असममित एल्कीन है, तो असममित एल्कीन पर हम HBr का योग करवाएंगे। तो मार्कोनिकॉफ का नियम ये कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट होता है, नेगेटिव पार्ट ये पॉजिटिव पार्ट है, ये डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो इसको जोड़ दो बड़े आराम से, देखो CH3 CH2 CH, ये हमने Br जोड़ दिया, ये हो गया CH3। तो 1 2 3 4। तो देखो बना कि नहीं बना, 2 ब्रोमो ब्यूटेन बन गया। कितना मजा आया। ये मार्कोनिकॉफ नियम है। इसके बाद है दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल, C6H5CH2Cl, ये है बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, अभी हाल हमने NaOH से अभिक्रिया करवाई थी, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वही इसमें हो जाएगी। और ये देखिए NaCl यहाँ से निकल जाएगा और C6H5CH2OH प्लस NaCl। तो ये आपका हो गया बेंजिल एल्कोहल। ये बेंजिल क्लोराइड हो गया और ये बेंजिल एल्कोहल हो गया। तो बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल बन गया हमारा। अब है मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड। तो मेथिल ब्रोमाइड का सूत्र पता ही होगा, है ना, CH3Br, CH3Br प्लस, अब साइनाइड में बदलना है तो काय से क्रिया करवा दें, बिल्कुल सही, पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करवाएंगे, KCN से। तो भैया देखो KBr ये निकल गया, कितना आसान है, CH3CN प्लस KBr, ये हमारा हो गया मेथिल साइनाइड और ये हो गया मेथिल ब्रोमाइड। तो मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड हो गया। अब है एथिल क्लोराइड से एथेनॉल। एथिल क्लोराइड C2H5Cl और एथेनॉल C2H5OH, वही रिएक्शन बार बार आ रहे हैं। देखिए एथिल क्लोराइड C2H5Cl प्लस NaOH से क्रिया करवा दो, C2H5OH प्लस NaCl, ये आपका एथेनॉल हो गया यानी कि एथिल एल्कोहल, और ये आपका हो गया एथिल क्लोराइड। ठीक, अब ये क्या है, मेथिल आयोडाइड से एथेन, ये है आपकी बोर्ज अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, बोर्ज अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ शुष्क ईथर के विलयन में अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन बनती है। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड की जगह क्या है, मेथिल आयोडाइड प्लस सोडियम से कराएंगे क्रिया, 2 अणु लिए जाते हैं, इसमें चेन बड़ी हो जाती है, चेन का एक्सटेंशन हो जाता है, यानी चेन को अगर हमें बड़ा करना है तो बुर्ज अभिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी कन्वर्जन में। तो ये देखिएगा आप NaI निकल जाएगा, काय का इस्तेमाल करेंगे, ड्राई ईथर का। तो CH3 प्लस 2NaI, तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी बन गई है एथेन, और ये हमारा क्या है, मेथिल आयोडाइड। तो मेथिल आयोडाइड से एथेन, ये कौन सी अभिक्रिया है, ये है हमारी वुर्ज अभिक्रिया। तो देखिए अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा, बिल्कुल हलवा, आसान, बिल्कुल मजा आ जाएगा, समझ रहे। अब है 7वां और अंतिम प्रश्न।
तो 7वें के खा पार्ट में इन्होंने पूछा है कि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है, और एक अभिक्रिया साथ में दी कि फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म करने पर क्या होता है। फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है? मेथिल एल्कोहल की वाष्प और वायु के मिश्रण को 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्लेटनीकृत एस्बेस्टस पर प्रवाहित करते हैं, तो मेथिल एल्कोहल का वायु की ऑक्सीजन के द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकरण हो जाता है। ये इसकी प्रयोगशाला विधि है। अच्छा, प्लेटनीकृत जो एस्बेस्टस हम लोग लेते हैं उसके स्थान पर हम कॉपर भी ले सकते हैं, लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर 550 करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि प्रयोगशाला में हमें फॉर्मेल्डिहाइड बताने के लिए मेथिल एल्कोहल की वाष्प और वायु के मिश्रण को या तो प्लेटनीकृत एस्बेस्टस पर 250 डिग्री सेंटीग्रेड 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करें तो फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकरण होता है मेथिल एल्कोहल का, या फिर कॉपर के ऊपर 550 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करें तो फिर मेथिल एल्कोहल का फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो समीकरण रहेगा प्रयोगशाला विधि का ये CH3OH प्लस वायु की ऑक्सीजन हाफ O2 हमने लिया, प्लेटनीकृत एस्बेस्टस कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यहाँ पर हमें मिल जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड प्लस H2। ये फॉर्मेल्डिहाइड हमें मिल जाएगा अगर हम प्लेटनीकृत एस्बेस्टस पर 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेथिल एल्कोहल और वायु के मिश्रण को प्रवाहित करेंगे। ठीक, फिर इन्होंने क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म करते हैं। तो देखिए ये है आपकी कैनिजारो अभिक्रिया। ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा H एटम नहीं होता है NaOH के साथ गर्म करने पर एक एल्कोहल और एक अम्ल लवण देते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा H एटम होता नहीं है। तो फॉर्मेल्डिहाइड में जब अल्फा H एटम नहीं होता है तो हमें क्या मिलेगा? ये रहा फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं NaOH से। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। हमें मिलेगा मेथिल एल्कोहल यानी एक एल्कोहल हो गया और सोडियम फॉर्मेट HCOONA। मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट, ये कौन सी अभिक्रिया है? कैनिजारो अभिक्रिया। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के साथ अगर हम गर्म करेंगे तो एक अम्ल लवण और एक एल्कोहल हमें मिल जाएगा। ये कैनिजारो अभिक्रिया है। अब इसके बाद इन्होंने कहा है इसका अथवा में क्या है? एक तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटिलीकरण पूछा हुआ है और एक क्लीमेंसन अपचयन पूछा गया है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटिलीकरण को हम लोग पहले समझते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटिलीकरण, तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटिलीकरण क्या होता है? किसी भी बेंजीन रिंग में एसिटिल ग्रुप को प्रविष्ट कराना, यानी एसिटिल ग्रुप उसमें एंटर कर जाए तो उसको हम फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटिलीकरण कहते हैं। तो क्या होता है? जैसे जो बेंजीन है, ये बेंजीन है, इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे एसिटिल क्लोराइड से CH3COCl से। ये क्या है? एसिटिल क्लोराइड। काय की उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो हमें क्या मिलेगा? देखिएगा यहाँ सब जगह H होती है तो ये H और ये Cl हट जाएगा और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? COCH3 प्लस HCl। तो ये देखिएगा ये बन गया एसीटोफिनोन। तो ये एसिटिल ग्रुप बेंजीन वलय से जुड़ गया। तो फ्रीडल-क्राफ्ट
एस्टिलीकरण में जो एस्टिल ग्रुप होता है उसे बेंजीन वलय में जोड़ा जाता है। इसे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं, जिसको इन्होंने हिंदी में लिख रखा है एसिलीनन, एस्टिलीकरण। अब है क्लीमेंसन अपचयन। तो दूसरी अभिक्रिया है आपकी क्लीमेंसन अपचयन। इसमें क्या होता है, जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं जैसे तुम्हारे फॉर्मेल्डिहाइड है या एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं, उनका जिंक अमलगम व HCl द्वारा अपचयन करने पर CO समूह का मैथिलीन समूह में, यानी कि ये जो CO समूह होता है इसका जो है अपचयन हो जाता है CH2 समूह में। काय के द्वारा? जिंक अमलगम। जैसे ये है RCHO प्लस 4H, जिंक अमलगम Z10HG और HCl के द्वारा। तो ये आपका RCH3 हो जाएगा प्लस H2O हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये तो आपके कॉमन रिएक्शन हो गई क्लीमेंसन अपचयन की। अब मान लीजिए एसीटोन है CH3CO CH3, एसीटोन, ये भी तो कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका अपचयन हम कर रहे हैं जिंक अमलगम और HCl द्वारा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2H जुड़ जाएंगे और H2O निकल जाएगा। 4H हमने क्यों लिए? क्योंकि 2 हाइड्रोजन के लिए चाहिए और 2 नीचे कार्बन के लिए चाहिए। तो CH3 CH2 CH3 प्लस H2O, ये क्या बन गई जाके? प्रोपेन बन गई जाके। ये देखिए CH2 समूह में कन्वर्जन हो गया। तो इस तरीके से ये आपका क्लीमेंसन अपचयन हो गया और ये आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एस्टिलीकरण हो गई। इस तरीके से 7वां आपका प्रश्न, यानी कि ये सेट ही सॉल्व हो गया पूरा। इस सेट को हमने सॉल्व करके पूरा PDF फाइल बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, ठीक है। अगले वीडियो में हम चौथे सेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप इसको देखते रहिए। देखिए अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को बता दीजिए। देखो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो आराम से इसको देखेंगे, उनको बड़े आराम से फ़ायदा मिलने वाला है, राइट। तो इसलिए वो बच्चे जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं, जिनको सॉल्व करना है, कोचिंग नहीं पढ़ पाए हैं या किसी वजह से नहीं जा पा रहे हैं, तो उनको आप शेयर कर दीजिए, उनको पर्सनली बोल दीजिए कि इसको सब्सक्राइब करें और लाइक आप कर दीजिए। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। अब मिलेंगे 2022 के चौथे सेट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद।